नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। ये चैप्टर तो इकोनॉमिक्स का है, लेकिन ये आपके हिस्ट्री में जो सेकेंड यूनिट है उसका फर्स्ट चैप्टर उससे भी रिलेटेड है। संभवतः आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्लोबलाइजेशन, या हिंदी में उसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत वहाँ पर है और यहाँ पर है वैश्वीकरण। दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं। भूमंडलीकृत का अर्थ हुआ भूमंडल मीन्स पृथ्वी, और एकीकृत का मतलब हुआ एकीकरण, यानी भूमंडल का एकीकरण। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पहला शब्द ही है हमारा वैश्वीकरण, अर्थात पूरे विश्व का एकीकरण। और उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण दोनों एक दूसरे पर्यायवाची हैं। इस हिस्ट्री वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि आखिर वो कौन कौन से व्यापारिक रूट्स थे, मार्ग थे, जिनके माध्यम से पूरे विश्व के व्यापारी व्यापार करते थे। उसमें एक सिल्क रूट का नाम भी आया था, जो पूरा आपका ऑस्ट्रेलिया से लेके एशिया से लेके पूरे यूरोप को जोड़ता था। फिर उसी चैप्टर में आई थी बहुत सारी बातें कि बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं हमारे जिसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका जो जनक देश है, प्रारंभिक देश है, वो भारत नहीं है, हमारा देश नहीं है। वो अमेरिका से आया है, चीन से आया है, या अन्य देशों से आया है। जैसे सबसे पहली चीज़ तो ये जो प्रिंटिंग होती है, वो प्रिंटिंग हमारे देश की नहीं है। खाद्य पदार्थों में ये जो हम आज काफ़ी प्रयोग करते हैं, आलू है, सोया है, मूंगफली है, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, ये सारे ही चीज़ें अमेरिका से आई हुई हैं। आप लोग बहुत ही पसंद से खाते हैं चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा पिज्ज़ा। हाँ, ये सब कहाँ का है? उस शत्रु देश का है जिसकी सीमा पर हमारा सैनिक इस -डिग्री में भी खड़ा है बंदूक लेकर और सीमा की रखवाली कर रहा है। फिर आज पूरा विश्व कोविड-19 से त्रस्त है। ये कैसे पहुंचा? ये इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पहुंचा, इस वैश्वीकरण के वजह से ही पहुंचा, इस भूमंडलीकृत की वजह से ही पहुंचा। अगर भूमंडलीकरण ना हो, वैश्वीकरण ना हो, ग्लोबलाइजेशन ना हो, एक देश से दूसरे देश में किसी का आना जाना ना हो, तो आखिर ये कैसे पहुंचा होता? फिर आजकल हम लोग सपने देखते हैं, आप लोगों में से कुछ लोग बंद आंखों से देखते हैं, सोते हुए देखते हैं, कुछ खुली आंखों से देखते हैं कि मैं यहाँ पढ़ाई पूरी करके इंजीनियरिंग करूँगा या डॉक्टरी करूँगा या पीएचडी करूँगा या उच्च शिक्षा प्राप्त करूँगा तो कहाँ जाऊँगा? अमेरिका जाऊँगा, ब्रिटेन जाऊँगा, फ्रांस जाऊँगा, ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा, पता नहीं कहाँ कहाँ जाऊँगा। ये भी एक वैश्वीकरण का माध्यम, व्यापार इसका वैश्वीकरण का माध्यम। आज पूरे विश्व का व्यापार उसका एकीकरण हो चुका है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था एक हो चुकी है। किसी देश की अर्थव्यवस्था अगर डाउन होती है तो जो विश्व के अन्य देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। तो ये सब क्या है? ये वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। चलिए इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान दिलाया आपके 10th की हिस्ट्री बुक का, ताकि उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे तो ये चैप्टर ध्यान रखेंगे तो वो हिस्ट्री का चैप्टर आपको और क्लियर होगा। आखिर वैश्वीकरण क्या होता है?
सीधे सीधे शब्दों में ये मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में लिखा है, विश्व का एकीकरण अर्थात विभिन्न माध्यमों से देशों का एक दूसरे के नज़दीक आना। इससे पहले आपको ध्यान होगा, हम लोग ने 9th में जो पढ़ा था ज्योग्राफी में कि जो पृथ्वी की प्लेटें हैं वो पृथ्वी के अंदर क्या करती हैं, गति करती हैं। तो आज का जो वर्तमान स्वरूप दिखाई देता है महाद्वीपों का, वो पहले ऐसा नहीं था। तो वो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज कहा जाता है ना कि दुनिया हमारी मुट्ठी में। ये एंड्रॉयड फ़ोन हमारे मुट्ठी में है तो हम दुनिया के किसी भी कोने का हालचाल, उसका व्यापार, उसकी राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, कोई भी खेल है, कोई कुछ भी है, लाइव देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे जो वहाँ पे चल रहा है वो देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये सब वैश्वीकरण का माध्यम। पहले व्यापार था अधिकांश रूप में, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। आज हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रयोग करते हैं जो हमारे देश की बनी हुई नहीं है, हमारे देश की कंपनियों द्वारा बनी हुई नहीं है। आज ही जो है अपने माननीय प्रधानमंत्री जी 72 टाइम्स की जो मन की बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने बताया, चर्चा कर रहे थे कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रयोग करते हैं जो विदेशों की बनी हुई है, जबकि आसानी से हम अपने जीवन में उसका, अपने देश की बनी हुई चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा उनके पास एक बच्चे ने भेजा हुआ था, तो उसका वो वर्णन कर रहे थे। लेकिन हम कहीं ना कहीं गलती से, जाने में अनजाने में दूसरे देश की बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ जो जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें अन्य देशों की बनी होती हैं, और इस एकीकरण के कारण ही, इस वैश्वीकरण के कारण ही, ग्लोबलाइजेशन के कारण ही लगभग 2 दशकों के बाद ही हमारे देश का जो बाजार है, मार्केट है, वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है। कैसे परिवर्तित हो गया है? दो दशक पहले बाजार में जहां हमारे देश की बनी हुई चीज़ों की अधिकता थी, बहुलता थी, अब उसका स्थान विदेशी वस्तुओं ने ले लिया है, और उसमें भी अधिकांश, अब मैं मेरे कहने से पहले आप लोग जान जाएंगे, चाइना से बनी हुई वस्तुओं ने ले लिया है। तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई फैक्टर होगा, कोई ना कोई कारक होगा। तो आखिर ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं? इसमें एक शब्द जो प्रयोग होता है वो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? ये वो कंपनियां होती हैं जिनका एक से अधिक देशों में व्यापार होता है, व्यापार करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती हैं, एक से अधिक देशों में व्यापार करती हैं, लेकिन ये अपनी जो यूनिट कहाँ लगाती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक ही उद्देश्य होता है कि हम उत्पादन किसी भी देश में करें, लेकिन लाभ अधिक से अधिक होना चाहिए। उसमें नुकसान दूसरे कितना भी हो, लेकिन इनका लाभ होना चाहिए। तो ये कौन से फैक्टर्स हैं? ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ पर अपनी इकाई लगाती हैं, कहाँ पर अपनी यूनिट्स लगाती हैं, इसको देखें। सबसे पहले ये ध्यान रखती हैं क्या? नंबर 1, कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो, यानी श्रमिक कम पैसे में। क्योंकि अन्य देशों में, जो विश्व के अन्य देश हैं,
जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस है, यहाँ पर जो श्रमिक हैं, चाहे वो प्रशिक्षित हो या अप्रशिक्षित हो, पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, उनकी मजदूरी बहुत अधिक है। दूसरा, ऐसा स्थान जो बाजार के बहुत नज़दीक हो, जहाँ पर कन्वेंस में अधिक पैसा न देना पड़े, सामान इनका आसानी से बाजार में चला जाए। और तीसरा, जहाँ उत्पादन के अन्य कारक की उपलब्धता सुनिश्चित हो, जैसे बिजली अच्छी तरह से आती हो, सड़क अच्छी हो, संचार के साधन अच्छे हों, भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को हम निवेश कहते हैं। अभी अगला शब्द आता है हमारा निवेश। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऊपर वाले जो अभी हमने पढ़ा, ये फैक्टर्स जहाँ मौजूद होते हैं, वहाँ पर ही जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो क्या करती है, निवेश करती है, अर्थात अपना पैसा लगाती है, पूंजी लगाती है। इसी को हम निवेश कहते हैं, मुद्रा का निवेश कहते हैं। और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही हैं। परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है। यूरोप, अमेरिका और बाजारों से अपनी निकटता के कारण लाभ। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझते हैं बहुत अच्छी तरह से। यहाँ अपने यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले भी शिक्षित युवक हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50 से 60% बचत कर सकती हैं और करती हैं। इसलिए हमारे यहाँ सबसे अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्य कर रही हैं। अब ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, विश्व के उत्पादन को या विश्व के एक देश से दूसरे देश को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती हैं अपने व्यापार के माध्यम से। जैसे मान लीजिए अमेरिका की फोर्ड कंपनी है, कार बनाने का काम करती है, वो हमारे यहाँ कार का उत्पादन भी करती है, हमारे यहाँ कार का उत्पादन करती है, हमारे बाज़ार में भी उसकी सप्लाई होती है और हमारे यहाँ के अतिरिक्त अन्य देशों को भी भेजती है। तो अमेरिका से भारत जुड़ा, भारत से अन्य देश जुड़े, तो इस तरह से विश्व का एकीकरण, ये एक फैक्टर है। अब मैं आगे चलता हूँ। अभी अपने हैंड रिटन नोट्स के स्थान पर आप लोगों को जो बुक्स में जो टॉपिक है, एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलता हूँ, उसके बाद मैं इस पर आऊँगा। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, ये है। देखिए अभी हमने चर्चा भी की थी। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नज़दीक हो, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो, जहां उत्पादन के अन्य कारक बिजली, सड़क, संचार, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हों आसानी के साथ। इसके साथ साथ ही जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, नीतियां हैं, उन पर भी ध्यान में रखती है और उनको अपने हित के अनुसार बनवाने का प्रयास करती हैं। यदि उनसे नहीं काम चलता है तो वो अपने देश की सरकार के द्वारा दबाव डलवाती हैं, जिससे कि वो उनके हित में पॉलिसी बन सकें। और इन सब को देखने के पश्चात ही निर्णय करके बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उद्योग लगाती हैं या अपने कारखानों की स्थापना करती हैं, कार्यालय की स्थापना करती हैं। इसके बाद जो वो पैसा लगाती हैं उसको निवेश कहा जाता है, मुद्रा।
तो जब कोई अन्य देश की कंपनी किसी दूसरे देश में पैसा लगाती है, पूंजी लगाती है, तो उसको विदेशी निवेश कहते हैं, ठीक है ना। और जब अपने देश की कोई कंपनी अपने देश में पैसा लगाती है, वो देशी, वो तो होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। कभी कभी क्या होता है कि दूसरे देश की कंपनी हमारे यहाँ की कंपनी के साथ मिलकर उत्पादन का कार्य करती है। जैसे इसका एक बहुत बड़ा अभी 10 दिन पहले आया था, रक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ से बहुत अधिक काम हो रहा है। इस प्रकार से जैसे इजराइल की जो सुरक्षा कंपनी, वो हमारे यहाँ की जो DRDO कंपनी है उसके साथ मिलकर काम कर रही है। रूस की जो ये ब्रह्मोस बनी है, ये हमारे दोनों देशों का कार्यक्रम रहा है। ऐसे ही और भी रक्षा के क्षेत्र में हमारे और अन्य देशों की कंपनियां मिलकर कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक जो सामान बन रहे हैं या जो कारें बन रही हैं, उनका जो निर्माण हो रहा है, उस क्षेत्र में भी कई देशों की कंपनियां हमारे देश की कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही हैं। जैसे पहले एक बाइक थी जिसको कहा जाता था हीरो होंडा। ये हीरो होंडा क्यों नाम था आप लोग जानते होंगे संभवतः। हीरो अपने देश की कंपनी है और होंडा जापान की कंपनी है। लेकिन अब ये दोनों ही कंपनियां अलग अलग हो गई हैं। हीरो अपना उत्पादन कर रही है, होंडा अपना उत्पादन कर रही है। इस प्रकार के संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ लाती हैं, तभी ये सारा काम होता है। लेकिन जो बहुराष्ट्रीय कंपनी आती है उसका अपना एक अलग उद्देश्य होता है। हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है, इसका एक बड़ा कारण भी है। लेकिन जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है उसका जो निवेश का सबसे सामान्य रास्ता होता है वो होता है स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। इसमें एक उदाहरण भी दिया है, बहुत अच्छा उदाहरण है। एक बहुत बड़ी अमेरिकी कंपनी कारगिल फूड्स ने परक फूड्स भारतीय कंपनी थी उसको खरीद लिया। परक फूड्स जो कंपनी थी उसका बहुत बड़ा एक सिस्टम था मार्केटिंग का। तो जब उसने परक फूड्स को खरीदा तो उसकी सारी चीज़ें उसके अंडर में आ गईं। परक फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे जिस पर अब करगिल का नियंत्रण है। करगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। बाद में जो उसकी मार्केटिंग एरिया था वो भी सब उसके कब्जे में आ गया। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा उसका कारोबार हो गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन भी नियंत्रित करती हैं। जैसे विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देते हैं। अब जैसे ऊपर वाला उदाहरण हमने पढ़ा कि करगिल कंपनी आई, उसने परक फूड्स को खरीद लिया। ऐसे ही हमारे देश की भी जो टाटा कंपनी है या जियो है, रिलायंस है, इसने भी दूसरे देशों में जाकर उनकी कंपनियों को खरीदा है। ऐसा नहीं कि हमारे देश की कंपनी को ही दूसरे देश की कंपनी आगे खरीद रही है। हमारे देश की भी कई कंपनियां हैं जो काफ़ी विश्व स्तर की हैं और अन्य देशों में जाकर उस देश की कंपनियों को खरीद रही हैं। दूसरा इसमें एक तरीका बताया कि जो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो खुद माल का उत्पादन नहीं करती हैं, वो अलग अलग देशों की कंपनियों को, वहाँ की स्थानीय कंपनियों को माल बनाने का ऑर्डर देती हैं और वो फिर उसको खरीद करके, उसको असेंबल करके
अपने नाम की मोहर लगाकर उसको बेचती हैं। जैसे वस्त्र, जूते, चप्पल, खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें अपने ब्रांड के नाम से वो ग्राहकों को बेचती हैं। लेकिन वो जब स्थानीय कंपनियों से सामान खरीदती हैं तो बहुत उसकी क्वालिटी को बहुत ध्यान से वो देखती हैं, उस पर बहुत ध्यान देती हैं। अगर उसमें किसी तरह कमी होती तो वो उसको बेच देती हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे यहाँ के लोगों को भी लाभ होता है और बहुराष्ट्रीय कंपनी का काम भी आसानी से हो जाता है। और इस तरह से दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर एक दूसरे को जोड़ रहा है। देखिए चित्र में ये जो महिलाएं बैठी हैं, ये फुटबॉल निर्माण का कार्य कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। अगर हम लोग भारतीय इतिहास पर नज़र डालें, भारतीय जो व्यापार का इतिहास है, तो उसमें हम लोग ये पाते हैं कि भारत को चिड़िया कहा जाता था। किसकी? सोने की। न तो चांदी की, न तांबे की, न पीतल की। कैसी चिड़िया थी? सोने की चिड़िया थी। उस समय भारत का व्यापार इतना उन्नत था, भारत की अर्थव्यवस्था इतनी उच्च कोटि की थी कि सोने के सिक्के चलते थे। आज तो एल्युमिनियम के चलते हैं ना, लोहे के चल रहे हैं सिक्के। यानी उस समय से अब की व्यवस्था कितनी गिरावट आ गई है। लेकिन उस समय वो समय था कि सोने के सिक्के चलते थे भारत में, और भारत का व्यापार बहुत दूर दूर के देशों से था। पूरा दक्षिण पूर्व एशिया, उधर यूरोप, पूरा क्षेत्र कवर कर रखा था हमारे व्यापारियों ने। और मसाले का व्यापार मुख्य रूप से, और कपड़े का जो व्यापार था, भारतीय मलमल बहुत प्रसिद्ध थी यूरोपीय देशों में, और उससे बहुत अधिक मुद्रा मात्रा में हमारे देश में सोना आता था मुद्रा के रूप में। देखिए इसमें दिया भी है। आपने भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाजारों से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों और इन मार्ग से होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। सिल्क रूट जिसकी मैंने चर्चा की थी, ऐसा नहीं था कि उस रूट से कोई और सामान का व्यापार नहीं होता था, लेकिन सिल्क का इतना अधिक व्यापार होता था रेशम का कि उसका नाम ही रेशम मार्ग पड़ गया, सिल्क रूट के नाम से जाना जाने लगा। भारत का व्यापार इतना उच्च कोटि का, उसको देख करके अन्य देशों से व्यापारी भारत आए, भारत से व्यापार करने के लिए। और व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, पुर्तगीज, ये सभी सबसे पहले अरेबियन, ये सारे आए हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य कि व्यापारी हमारे शासक बन गए हमारी कमी के कारण। खैर ये सब बातें दूसरे मैटर की हैं। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विदेश व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते हैं, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों से भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। आज जो है वर्तमान समय में व्यापार का जो स्वरूप है वो बदल गया है पहले से।
कुछ ही बीच का कालखंड रहा जिसमें भारत की नीतियाँ कुछ ऐसी रहीं कि भारत विश्व बाजार में पिछड़ता चला गया। लेकिन लगभग एक दो दशक से जब से भारत में उदारीकरण की नीति आई, तब से भारत भी विश्व बाजार से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हुआ है और विश्व बाजार के मानकों के अनुकूल वस्तुओं की आपूर्ति कर रहा है। भारत में चीन के खिलौने, एकीकरण का भी एक उदाहरण है भैया। कुछ ऐसी व्यापारिक नीतियां बनी और पिछली भारतीय सरकारों ने उन नीतियों को स्वीकार किया कि हमारे देश के जो खिलौना उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, वो समाप्त होते चले गए और वो सामान सारा बाजार से हटता चला गया और उसका स्थान इन 2 नंबर के और महंगे चीनी खिलौनों ने ले लिया। इसमें दिया हुआ है, देखिए मैंने उसको डार्क येलो किया हुआ है। इसमें लिखा है पुस्तक में, जो कि गलत है, मैं 100% कह रहा हूँ। इसमें लिखा है कि व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाज़ारों में आए, ये तो सही है। फिर आगे लिखती है पुस्तक में ये कि भारतीय और चीनी खिलौनों की प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए, ये गलत है, ये 100% गलत है। चीनी खिलौने में जो प्लास्टिक लगी हुई है वो भारतीय प्लास्टिक से कई गुनी बेकार है। हाँ, उसमें बहुत ही औसत दर्जे से भी गिरी हुई प्लास्टिक लगी हुई थी, इसलिए उसका क्या होना था, सस्ता होना ही था, इसलिए वो मार्केट पर छाते चले गए। अभी कहीं पर गए हुए थे, ये कब की है ये तो मुझे नहीं मालूम, शायद अपने देश में ही प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दे रहे थे, तो उस समय उन्होंने कहा था मजाकिया लहजे में ही कि भाई एक देश का जो हाथ से चलाने वाला पंखा है कैसा है कि उसको नहीं चलाना है, पंखे को नहीं चलाना है, अपने गर्दन को हिलाना है, दाएं बाएं करना है, तब तो सुरक्षित रहेगा, नहीं तो तुरंत टूट जाएगा। चाइना का यही हाल है। चाइना के खिलौने देखिए आप, चाइना कोई सामान देख लीजिए, शायद कोई अच्छा लगता हो आप लोगों को, भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, किसी भी मामले में अच्छा नहीं है वो। प्रदूषण अलग फैला रहा है, बीमारी अलग फैला रहा है, हमारे देश का पैसा अलग ले जा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। हमारे देश का जो कुटीर उद्योग था उसने बर्बाद कर दिया। तो इन सब चीज़ों पर हम लोगों को भी विचार करना चाहिए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब इस पुस्तक के अनुसार दिया वैश्वीकरण क्या है, ये तो मैंने पहले से चर्चा कर लिया था, फिर भी वैश्वीकरण क्या है। अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते होते हैं, जहाँ से जिसकी वजह से वो अधिक से अधिक लाभ कमा सकती हैं। क्यों, ठीक है ना। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है, मतलब बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उनको जितना अधिक लाभ होगा उतना अधिक इन्वेस्टमेंट करेंगी। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी वृद्धि हो रही है। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। जैसे देखिए मैंने फोर्ड मोटर का नाम दिया था, वो आ गया। भारत में फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र केवल भारत के लिए कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि वो अन्य विकासशील देशों को कारें और विश्व भर में अपने कारखाने के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। इस प्रकार कई देशों को जोड़ता है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, भूमंडलीकरण है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना।
विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। अब वैश्वीकरण का केवल एक की फैक्टर व्यापार ही नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हम लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, या हमारे देश में भी अब दूसरे देश के जो छात्र हैं वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। हमारे देश के व्यापारी भी दूसरे देश से व्यापार करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ के व्यापारी आ रहे हैं। हमारे देश की कंपनियां दूसरे देशों में जा रही हैं और वहाँ की कंपनियां हमारे देश में आ रही हैं। फिर हमारे देश की चिकित्सा जो पद्धति बहुत सस्ती है और बहुत अच्छी है, तो विश्व के कई देशों के लोग हमारे यहाँ चिकित्सा कार्य करवाने के लिए आते हैं। फिर हम लोग खेलने के लिए एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है, और यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। एक देश से दूसरे देश में घूमने के लिए जाना, टूर पर जाना, है ना, वहाँ की विरासत को देखना, ये भी एक माध्यम होता है। पर्यटन के लिए जाना, ये भी एक माध्यम होता है। किसके लिए? वैश्वीकरण का। तो लेकिन अभी जो ये कोरोना आ गया, इसकी वजह से इस पर प्रतिबंध लगाया गया है कि नहीं, कोई नहीं जाएगा, एक देश से दूसरे देश में नहीं जाएगा। अभी प्रक्रिया थोड़ी शुरू हुई है, लेकिन अब जो दूसरा ये आ गया उसका बच्चा, कोरोना का बच्चा, उसकी वजह से फिर से प्रतिबंध कुछ देशों ने लगा दिया है। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वैश्वीकरण को या भूमंडलीकरण को या ग्लोबलाइजेशन को संभव बनाते हैं? इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है, जो इफेक्टिव फैक्टर है, वो है टेक्नोलॉजी। मैंने जैसा कि शुरुआत में वो हिस्ट्री की बुक का जो चैप्टर का आप लोगों को एग्जाम्पल दिया, उसमें अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ध्यान में आता है कि पहले पानी के जहाज़ से ही अधिकतर व्यापार होता था। तो आज के समय में जैसे मांस का व्यापार होता है वैसे उस समय नहीं होता था। उस समय जिंदा जानवरों को जहाज़ों में बिठा कर ले जाया जाता था, लाद करके, और चूंकि यात्रा कई कई दिनों की होती थी तो उसमें बहुत सारे जो जानवर थे वो मारे जाते थे या बीमार हो जाते थे। तो उसके कारण से उस समय विदेशों में, यूरोप में मांस जो था बहुत महंगा बिकता था। बाद में टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जहाज़ों में ही उसमें तेज स्पीड से जाने वाले जहाज़ बने, तो कुछ और कम समय लगा तो जल्दी पहुंचने लगे, तो बीमार कम होते थे, मरते कम थे। तो क्या हुआ, और वहाँ का जो मांस का जो बाज़ार में कुछ मांस सस्ता हुआ। फिर और टेक्नोलॉजी आई तो उन जहाज़ों में ही बड़े बड़े फ्रीजर लगाए जाने लगे। तो उससे क्या हुआ कि अब जिंदा जानवरों के स्थान पर उनको काट करके उनके मांस को मतलब पैकेजिंग करके जाने लगा, तो और सस्ता हुआ वहाँ मांस, तो उससे सबको मिलने लगा। तो जो वहाँ पर अति कुपोषण की शिकायत थी वो दूर हुई और वहाँ के लोगों को खाने पीने के लिए थोड़ी व्यवस्थित हुआ। ऐसे ही इसका प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ा। कंटेनरों की सुविधा बढ़ी। आप लोग देखते हैं कि ट्रकों पर लाद के बड़े बड़े कंटेनर जाते हैं, उसमें सामान होता है। जहाज़ों पर लाद कर जाते हैं वो, या जो सामान ले जाने वाले बड़े बड़े वायुयान होते हैं उसमें लद के जाते हैं। अभी कई दिन से समाचार में आ रहा है कि हमारे 2 जहाज़ चाइना के बंदरगाह पर हैं, वहाँ पर उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो सामान नहीं उतारा जा रहा है, जिसके कारण से वो फंसे हुए हमारे लोग। तो कंटेनर, इसमें देखिए लिखा हुआ है वस्तुओं परिवहन के लिए कंटेनर। वस्तुओं को कंटेनर में रखा गया जिससे इन्हें
जहाज़ों, रेलों और वायुयानों एवं ट्रकों पर बिना क्षति के लादा जा सके, यानी सामान की नुकसान की संभावना कम हुई। कंटेनरों में ढुलाई लागत में भारी बचत हुई और माल को बाजारों तक पहुंचाने में गति में वृद्धि हुई। इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में गिरावट आई है। परिणामतः वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। पहले मालगाड़ियाँ कम होती थीं, तो अब मालगाड़ियों की संख्या बढ़ाई गई। पहले मालगाड़ी सवारी गाड़ी का एक ही रूट होता था, अब मालगाड़ी का बिल्कुल अलग रूट कर दिया गया है, जिससे सामान की ढुलाई में गतिशीलता आई है। ऐसे ही जो हमारे पानी के जहाज हैं उनमें भी गतिशीलता आई है। वायुयानों से भी में भी गतिशीलता आई है और एक नया मार्ग ढूंढा गया पाइपलाइन, उससे और तेज़ी आई है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। और सबसे पहला जो फैक्टर है, जो मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर है, वो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। ये क्या है भैया? घर में बैठे बैठे ही हम एक स्थान पर सारी खरीदारी अपनी कर सकते हैं। आपके हाथ में जो इतना बड़ा वाला फ़ोन है ना, उसमें सारी चीज़ें हैं। अपने पैसे को इधर से उधर भी कर सकते हैं आप। बाजार से कोई भी सामान घर बैठे मंगा सकते हैं। किसी अन्य देश से खरीदारी कर सकते हैं। किसी भी देश के बाजार का मूल्य की जानकारी कर सकते हैं। सब कुछ संभव है और मिनटों में नहीं, सेकंडों में। ये लाभ है इस सूचना प्रौद्योगिकी का, जिसका बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। जी हाँ, बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है, बहुत तेजी से विकास हो रहा है। इस टेक्नोलॉजी के कारण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण हमारी आर्थिक गति बहुत ही तेज हो गई है। जो 80 पे थी वो 160 हो गई है, उससे भी ज़्यादा। टेलीफोन, टेलीग्राफ, मोबाइल फोन, फैक्स, पता नहीं क्या क्या। सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई हैं। अब ऐसे ऐसे सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं कि उस सैटेलाइट के माध्यम से जमीन पर रखी हुई सामान्य से सामान्य चीज भी बहुत ही तेजी के साथ देखी जा सकती है, खोजी जा सकती है। और अब तो चांद पर जाना तो ऐसे हुआ जैसे लखनऊ से दिल्ली जाना हो रहा है। ऐसा लगता है कुछ समय में कि भैया जा रहा हूँ चांद पर, सुबह आ जाऊंगा, है ना। जैसे कोई यहाँ से कहे दिल्ली से कि भैया कलकत्ता जा रहा हूँ, हाँ ठीक है सुबह आ जाऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन में चांद पे जाना हो जाएगा। भैया जा रहा हूँ सुबह आ जाऊंगा, घूम घाम के आ जाऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर पहले क्या होता था, जब कोई कहीं जाता था तो कहते भैया चिट्ठी पत्री दे देना, हाल चाल दे देना अपना। ठीक है जी। वो पहुंचता है 10 दिन बाद उसका हाल चाल का समाचार जाता था कि हाँ मैं इस दिन इस समय बहुत ठीक ठाक पहुंच गया। और अब क्या है, अब तो रास्ते पर लाइव दिखा रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ, कैसे बैठा हूँ, कैसे सोया हूँ, क्या खा रहा हूँ। आपने एक रजिस्टर्ड डाक भेजी और उसको आप हमेशा हर क्षण देख सकते कि वो कहाँ पर पहुँच रही है, किस स्टेशन पर है। और जैसे ही वो डिस्पोजल होती है, दी जाती है जिसके पते पर, तुरंत आपको मैसेज आता है कि हाँ आपकी जो डाक है या जो सामान है वो पहुँच गया। तो ये किसके कारण से हुआ? ये इस संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण ही संभव हो पाया। हमारी डाक जो एक एक महीने, एक एक साल बाद पहुंचती थी, अब कितने दिन बाद पहुंच रही है? सेकंड में नहीं लगता है। उसी को कहते हैं ईमेल। फिर आ गया जीमेल। फीमेल तो बहुत दिनों से है,
जब से सृष्टि चली है। लेकिन जीमेल, ईमेल, हर तरह का मेल, तो ये सब संभव हुआ इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। लेकिन देखिए यहाँ पे कार्टून दिया हुआ है, सारा कुछ है लेकिन क्या नहीं है, बिजली नहीं है। इसका भी उपाय है, बिजली नहीं है, सोलर प्लेट लगाइए, उससे लाइट लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिजली का कनेक्शन लीजिए। अब तो इसके लिए सरकार भी क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। और नहीं तो आप अपनी बिजली भी जलाइए और पड़ोसियों को भी बेचिए, कोई समस्या नहीं है। तो अब ये पुरानी बात हो चुकी है। भैरव भाइयों, आप खूब मेहनत से आप पढ़ सकते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, संक्षेप में आईटी बोला जाता है इसको, और ये बहुत फेमस हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन अब इस माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए ये क्या कह रहा है कार्टून, ये जो हैं साहब ये कह रहे हैं, नहीं मेरे बच्चे, ये छपाई मशीन आम भारतीय के लिए नहीं है। ये बिटिया क्या कह रही है, ये बहुत अच्छी पत्रिका लग रही है, लेकिन मेरी पाठ्य पुस्तिका की जो छपाई है ऐसी क्यों नहीं है, मैं अपनी पुस्तक में बड़ी मुश्किल से शब्दों को पढ़ सकती हूँ। मैंने शुरू में कहा था ना कि प्रिंटिंग का प्रारंभ चीन से हुआ है, लेकिन वो घूमते घूमते भारत आई, खैर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी है, ये जिस तरह की, अब तो हमारे यहाँ भी इस तरह की टेक्नोलॉजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रारंभिक दौर में इस तरह की जो टेक्नोलॉजी थी हमारे पास नहीं थी, बाहर से ऐसे छपकर आता था, तो इसके लिए हमें बाहरी लोगों पर, अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब हम स्वावलंबी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की प्रिंटिंग हम कर सकते हैं। अब आता है विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। पहले हमारे देश में चीनी खिलौने नहीं आते थे। पहले हमारे देश में चीन के बने हुए गणेश लक्ष्मी जी नहीं आते थे। पहले हमारे देश में चीन के बने हुए पटाखे नहीं आते थे। पहले हमारे देश में चीन के बनी हुई पतंगे नहीं आती थी। पहले हमारे देश में चीन से बना हुआ मांझा नहीं आता था। लेकिन अब जो देखो वो चीन का। आखिर माजरा क्या है भाई? क्या अन्य देशों में कोई सामान बनता ही नहीं है? क्या हमारे देश में कोई अन्य सामान नहीं बनता है? इसके पीछे का कारण ये उदारीकरण। कैसे, चलिए देखते हैं। शुरू में हम लोगों ने पढ़ा कि चीन के खिलौनों की हमारे यहाँ अधिकाधिक मार्केट में दिखाई देते हैं। उदारीकरण का अर्थ ये है कि हमारे यहाँ की पहले जो नीतियाँ थीं, आर्थिक नीतियाँ, वो बड़ी ही सख्त थीं कि दूसरे देश की जो कंपनी आएंगी उनको बहुत ही कम लाभ होता था। और यहाँ की जो नीतियाँ थीं उनको आने की, यहाँ पर अपना व्यापार लगाने की, वो बहुत ही सख्त थीं। लेकिन जो विश्व में, जब विश्व बाज़ार में प्रतिस्पर्धा की बात आई, विश्व बाज़ार में शामिल होने की बात आई, तो जो विश्व की नीतियाँ थीं उसके अनुसार अपने को ढालना पड़ा। उन्नीस सौ 91 से ये प्रारंभ हुआ उदारीकरण।
हमारी नीतियों में हमें परिवर्तन करना पड़ा, जिसके कारण से अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे उसके अनुकूल हमें अपनी नीतियों को ढालना पड़ा। विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफ़ी हद तक हटाना पड़ा। पहले जो अन्य देशों से जो सामान आता था उस पर बहुत अधिक टैक्स लगाया जाता था हमारे देश से, उसको कम करना पड़ा, उसको हटाना पड़ा, उसको समाप्त करना पड़ा। हमें हमारे यहाँ के जो नियम थे, कानून थे, उसमें हमें ढील देनी पड़ी, उसको लचीला बनाना पड़ा। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की इस प्रक्रिया को ही उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। और इसकी शुरुआत हुई कांग्रेस के शासनकाल में, जब पीवी नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद से बहुत तेजी से भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। अब जैसे कि इसमें प्रश्न दिया है, विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? तो यही है कि विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ लाने के लिए अपने यहाँ के, अपने देश के कानून नियमों को बहुत लचीला बनाया गया, उनमें सख्ती हटाई गई, अपने यहाँ जो व्यापार अवरोध थे उनको समाप्त किए गए, अपने यहाँ के जो व्यापार नियम कानून थे उनको अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुकूल बनाया गया, और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को हमें भी शर्तों को स्वीकार करना पड़ा। अब आता है विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना ही विश्व में जो विश्व व्यापार है उसकी देखरेख करना। इसकी स्थापना 1995 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो विश्व के देश हैं उनके बीच में मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां लिबरल बनानी चाहिए, उदार बनानी चाहिए, जिससे कि सभी देश अन्य देशों के साथ मिलकर व्यापार कर सकें। तो इस WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। विकसित देशों की पहल पर इसको प्रारंभ किया गया, तो इसमें प्रभाव भी विकसित देशों का ही था। इसमें जो नियम कानून बने तो निश्चित रूप से संभव ही था, स्वाभाविक था कि उसमें उनकी मुख्य भागीदारी थी, तो उन्होंने उसको अपने अनुसार ढालने का प्रयास किया। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। 164 देश वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं, उसमें से एक भारत भी अपना प्रमुख है, बल्कि भारत इसका फाउंडर भी है, फाउंडर मेंबर भी है। और विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने ही विकासशील देशों को अपने यहाँ के व्यापार अवरोधों को हटाने पर मजबूर किया, विवश किया। अगर विकासशील देश ऐसा नहीं करते तो फिर वो इस संगठन की नीतियों के अनुकूल नहीं होता। अब इसमें कुछ विवाद भी है। विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच मतभेद भी हैं। मैंने बताया ना आपको प्रारंभ में ही कि जो विकसित देश हैं उनके द्वारा ही इसकी स्थापना की गई, तो इसमें मुख्य रूप से जो नियम शर्तें बनाई गई वो विकसित देशों के अनुकूल बनाई गई। अब क्या है विवाद, वाद विवाद का कारण क्या है, ये देखते हैं हम लोग। पिछले पाठ में हम लोगों ने पढ़ा कि भारत एक कृषि देश है। यहाँ की लगभग 70% जो है जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, और यहाँ का जो व्यापार है उसमें कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है।
सकल घरेलू उत्पाद का महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र प्रदान करता है, जबकि इसकी तुलना में जो विकसित देश हैं उसमें कृषि का मात्र एक हिस्सा ही है। रोजगार भी वहाँ बहुत कम प्रदान करता है, जबकि हमारे यहाँ रोजगार का एक काफ़ी बड़ा क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, जो लोगों को रोजगार प्रदान करता है। यही कारण है कि विकासशील देश विकसित देशों की जो सरकार हैं उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि हमने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापार अवरोधों को कम कर दिया, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को क्या किया, नहीं माना, और अपने यहाँ के किसानों को भारी मात्रा में, काफ़ी मात्रा में सब्सिडी दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। और हमसे क्या कहते हैं, हमसे कहते हैं कि आप सब्सिडी बंद करिए। हमसे कहते हैं कि आप अपने यहाँ की उद्योगों में जो कार्बन का उत्सर्जन है कम करिए, अपने यहाँ ज़्यादा करते हैं। यानी हर तरह से दबाने का प्रयास करते हैं, जिसका भारत ने पुरजोर विरोध किया है। और ये प्रश्न है विकासशील देशों का विकसित देशों से कि क्या यह मुक्त और न्याय संगत व्यापार है। इस तरह का विवाद अक्सर इनकी मीटिंग्स में और बैठकों में उठता रहता है। अब हम अगला देखेंगे, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि 1991 के बाद से भारत ने एक उदारीकरण की नीति अपनाई। उसके पश्चात काफ़ी मात्रा में भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आना हुआ और उनका इन्वेस्टमेंट हुआ काफ़ी मात्रा में। और उसके बाद से एक जो प्रमुख परिवर्तन दिखाई देता है वो ये है कि हमारे यहाँ की भी जो कंपनियाँ हैं उन्होंने उस जो विश्व बाजार का जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, उसमें अपने आप को स्थापित किया। और स्थापित ही नहीं किया बल्कि अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश की बनी हुई की कंपनियों के द्वारा जो माल बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, वो अन्य देशों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ होता है। और इसके कारण से उसकी आज मांग लगातार बढ़ती जा रही है। आइए देखते हैं इस वैश्वीकरण के कारण सबसे पहला क्या हुआ है कि शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है, और उसके साथ साथ ही जो अन्य लोग हैं उनको रोजगार भी प्राप्त हुआ है। जैसे अभी हमने पिछले उसमें दिखाया कि एक स्थान विशेष में कुछ महिलाएं फुटबॉल बनाने का काम कर रही थी, क्योंकि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो अपना उद्योग स्थापित नहीं करती हैं, वो असेंबलिंग करवाती हैं सामान की, अलग अलग देशों में सामान तैयार करवाती हैं और किसी एक देश में उन सामानों को मंगवा कर उनको असेंबल करवा कर अपने ब्रांड का नाम लिखकर मोहरा उसको बेचती हैं। तो उससे जिन जिन देशों में सामान तैयार करवा रहे हैं उससे रोजगार भी प्राप्त होता है लोगों को। इस वैश्वीकरण के कारण हमारे देश में बहुत ही प्रतिस्पर्धा आई है कंपनियों के बीच में। पहले क्या होता था, कोई एक सामान कोई एक ही कंपनी बना रही तो उसकी मोनोपोली होती थी, वो अपने हिसाब से उसका रेट तय करती थी। लेकिन अब इस कंपटीशन के कारण रेट जो हैं, जो कॉस्ट है सामान की, उसमें भी जो मोनोपोली होती थी वो समाप्त हो गई है। इस वैश्वीकरण के कारण हमारी जीवन शैली भी प्रभावित हुई है। इस उदारीकरण के कारण भारत में जो विश्व की जो शीर्ष कंपनियां हैं उनकी भी तेज़ी से वृद्धि हुई है, और हमारे देश की कंपनियां भी
इतनी सक्षम हुई हैं कि वो दूसरे देश में जाकर वहाँ की कंपनियों को खरीद रही हैं, वहाँ पर जाकर अपने उद्योग स्थापित कर रही हैं। इसमें मुख्य रूप से जो कंपनियां हैं वो टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम फास्टनर्स, कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं और उन्होंने अपने को स्थापित किया है। उनके नाम का जो ब्रांड तैयार हुआ है वो विश्व का एक मानक तय कर रहा है। इस तरह से जो वैश्वीकरण में जो सेवा प्रदाता कंपनियों को, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसर का सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन, कॉल सेंटर इसके उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त डाटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसे कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध हैं और विकसित देशों को निर्यात की जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसका दुष्परिणाम भी आया है। सबसे पहला दुष्परिणाम तो मुझे यही दिखाई देता है दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों, कि जिधर देखिए उधर चाइनीज माल दिखाई देता है। ये जब देखता हूं ना तो मेरे बिल्कुल बहुत कष्ट होता है, बहुत क्रोध आता है हमें अपने देश की कंपनियों पर, अपने देश की सरकार पर, कि उसने ऐसी नीति बना दी कि जहां देखो वहां चाइनीज माल दिखाई दे रहा है। चलिए सरकार की गलती मानता हूं, लेकिन हमारी आंखें नहीं है क्या? हम नहीं देख सकते कि हम चाइनीज माल खरीद रहे हैं? जानते हैं कि चाइना से हमारा बिल्कुल दुश्मन है, दुश्मन नंबर 1 है, फिर भी हम चाइना का मोबाइल खरीद रहे हैं। अरे भाई, किसी और ही देश का खरीद लो, अमेरिका का खरीद लो, जर्मनी का ब्रांड खरीद लो, रूस का ब्रांड खरीद लो, जापान का खरीद लो, कोरिया का ले लो। कोई जरूरी है उस चाइना का खरीदना? ये कष्ट का विषय है, इसको समझिए आप लोग। और जहां तक विरोध कर सकते हैं इस चाइनीज माल का, कीजिए। ये आपके लिए, आपके देश के लिए, सभी के लिए लाभदायक है। तो इस वैश्वीकरण का नुकसान क्या रहा? दूसरी तरफ जो बैटरी का यूज कर रहे हैं हम लोग, बैटरी, संधारित्र, प्लास्टिक खिलौने, टायर, डेयरी उत्पाद, खाद्य तेल, ये सारे उद्योग हमारे क्या हुए? विश्व जो प्रतिस्पर्धा है, जो वर्ल्ड कंपटीशन है, उसमें अपने आप को ये स्टैंड नहीं कर पाए और ये सारा व्यापार इनके हाथ से धीरे धीरे निकलता चला गया और दूसरे देश की जो कंपनियां हैं अपने को उनके स्थान पर स्थापित करती चली गई। तो ये बहुत कष्ट का विषय है, इस पर आप सभी लोग ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। ये जो समय है वो स्ट्रगल का टाइम है। वैचारिक संघर्ष के साथ साथ एक व्यापारिक संघर्ष का भी समय है। देखिए अभी से आने लगा है कि 2028 तक चाइना विश्व का नंबर 1 आर्थिक शक्ति बनेगा, अमेरिका दूसरे नंबर पर आ जाएगा और 30 तक भारत तीसरी आर्थिक बड़ी शक्ति बनेगा। तो अगर आपको भारत को तीसरे की जगह दूसरे नंबर पर लाना है, 1 नंबर पर लाना है, तो ये इसके लिए केवल परिश्रम भारत की सरकार को नहीं करना पड़ेगा, हमें आपको करना पड़ेगा। जो जिस स्थान पर है, जो व्यापार कर रहा है, जिस तरह का व्यापार कर रहा है, उसमें परिश्रम करिए, उसमें शुद्धता लाइए, उसमें कंपटीशन में आप खड़े होने लायक बनिए, तब जाकर हम चाइना को पछाड़ पाएंगे। नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है। केवल मोदी नहीं करेगा,
पूरे देश के लोगों को मोदी बनना पड़ेगा, तब जाकर हम विश्व की प्रमुख शक्ति नंबर 1 की शक्ति बन सकते हैं। अन्यथा घर में बैठ के ताली बजाओ। तो आते हैं इस टॉपिक पर। खैर मैं थोड़ा सा टॉपिक से भटक जा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। उपरोक्त प्रमाण ये संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है। चूंकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है, तो वैश्वीकरण को अधिक न्यायसंगत कैसे बनाया जा सकता है। न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो। लेकिन इसके लिए हमें सजग रहना पड़ेगा, इसके लिए हमें उसके अनुकूल अपने आप को बनाना पड़ेगा। विपरीत परिस्थितियों को भी अवसर में बदलना पड़ेगा, तब जाकर हम इसका लाभ ले सकते हैं। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं, बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। ये सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो अपने श्रमिकों का शोषण न कर सकें, उनको उचित पारिश्रमिक मिले, उनको उचित सुविधाएं मिले। लेकिन उस उचित शब्द का गलत प्रयोग इन श्रमिक संगठनों के द्वारा भी न किया जाए, ये भी सरकार को सुनिश्चित करना होगा। ये छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती हैं जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम न हो। यानी सब्सिडी देना, सब्सिडी नहीं, मैं तो कहता हूँ टेक्नोलॉजी। और इसी के लिए मुझे लगता है कि सरकार के द्वारा कौशल विकास केंद्र, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ये सारे प्रारंभ किए गए हैं। इसका लाभ हम लोगों को लेना चाहिए। ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो दिल्ली के सारे बॉर्डर पर सरकार हाय हाय हो रहा है ना। देश को तोड़ने वाले, टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग मुर्दाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। इसको रोकना होगा। किसानों की, जहां एक तरफ किसानों की उचित मांगों पर सरकार को विचार करना होगा, वहीं दूसरी तरफ ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग शामिल हुए हैं और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, इनको ढूंढना होगा और इनको अलग करना होगा और इनको जेल के अंदर ठूंसना होगा, तब जाके ये सारा काम संभव हो सकता है। अन्यथा ये सारे लोग मिलके हमारे देश के किसानों को, हमारे देश के श्रमिकों को, मजदूरों को क्या करते हैं, बरगलाते हैं और इनसे अपनी रोटी सेकते हैं ये लोग। कुल मिला के ये कहना है, वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। ये बहुत अच्छी बात है, विश्व का एकीकरण होना चाहिए। हमारा देश तो पहले से ही कहता रहा है, विश्व बंधुत्व की बात करता है, पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। लेकिन परिवार के अंदर भी कंपटीशन होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, एक दूसरे को आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, उचित प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, अनुचित नहीं। ऐसा नहीं कि इस प्रतिस्पर्धा के दौर में हम अपने मूल्यों को भूल जाएं या अपने देश के श्रमिकों, किसानों, मजदूरों के हितों को भूल जाएं और दूसरे देश की कंपनियां हमको लूट के चली जाएं। ऐसा भी नहीं है। ऐसी नीति जिससे कि आने वाली उस बहुराष्ट्रीय कंपनी को भी कठिनाई ना हो और हमारे देश की जनता को रोजगार प्राप्त हो, उनको सुविधाएं मिले
अपने देश की आर्थिक प्रगति हो, ये सारा काम हो। ऐसा ना हो कि अभी जो ताइवान की कंपनी ने, अभी एक हफ्ते पहले की बात है, ताइवान की कंपनी कर्नाटक में अपना उसने लगाया, वो हमारे यहाँ के लगभग 25,000 लोगों को रोज़गार देने वाली थी, और इन कम्युनिस्टों ने मिलकर वहाँ तोड़ फोड़ करवाई जा कर के, और उसने कह दिया जी हम अब रोज़गार नहीं दे सकते। हमारे देश की सरकार कितनी मेहनत कर रही है, दूसरी कंपनियों को ला रही है, वैसा वातावरण बनाना चाह रही है, लेकिन ये मिलके निठल्ले लोग वो भी नहीं करने दे रहे हैं, और उल्टे हमारी सरकार पर, हमारे देश की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों की खोज कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए ज़्यादा सस्ते हों। परिणामतः उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किया जा रहा है। देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेशक अवरोधों को हटाकर वैश्वीकरण को सुगम बनाया है। तो कुल मिला के ये कहना है हमें कि इस वैश्वीकरण के कारण ऐसा ना हो कि जो एक विशेष वर्ग है, पूंजीपति वर्ग, वो वही केवल धनी होता जाए, और जो दूसरा वर्ग है वो और गरीब होता जाए। ये भी सरकार को देखना होगा, इसको भी न्याय संगत बनाना होगा, जिसके कारण से हमारे देश के लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा, हमारे देश की या अन्य जो भी देश इस वैश्वीकरण में जुड़े हुए हैं उनकी प्रगति होगी। लेकिन उसमें बहुत ही सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि इस उदारीकरण के कारण, वैश्वीकरण के कारण एक बार फिर से हमारा देश किसी बड़ी कंपनी का गुलाम बन जाए और वो फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी वाली स्थिति हो जाए। इसके लिए हमें सावधान रहने और सजग रहने की आवश्यकता है। तो ये हमारा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। इसका आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोगों को आंसर देना है तो वर्तमान समय में जो गतिविधियां चल रही हैं वैश्वीकरण के अंतर्गत, जो हमारे देश की कई कंपनियां, जैसे इसमें नाम हमने बताया आप लोगों को, टाटा, इन्फोसिस, सुंदरम और भी बहुत सारी हैं। वैसे जो वर्ल्ड की जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो हमारे आ रहे हैं, उनके बारे में जानकारी, उनके द्वारा कौन कौन से व्यापार लगाए जा रहे हैं, कहाँ लगाए जा रहे हैं, उनका क्या लाभ हुआ हमारे देश को, हमारे देश की वर्तमान में उदारीकरण की कैसी नीति चल रही है, ठीक है ना। वैश्वीकरण के द्वारा क्या लाभ हुए हैं, क्या हानि हुई है, वैश्वीकरण का वर्तमान समय में उदाहरण लेकर उसको समझाना, उसके प्रश्न उत्तर तैयार करना। तो ये पाठ मैं समझता हूँ बहुत आप लोगों के लिए आसान होगा। धन्यवाद, और अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।